नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे एमपी में नारी सशक्तिकरण को लेकर। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां समृद्धि और सफलता का वास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है और मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस सोच को मजबूती के साथ आगे भी बढ़ा रहे हैं। मां के स्वास्थ्य से लेकर बेटी के भविष्य तक, पोषण से लेकर सुरक्षा तक और आर्थिक सशक्तिकरण से लेकर आत्मसम्मान तक, हर स्तर पर महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और मातृ वंदना जैसी योजनाएं आज लाखों करोड़ों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। यानी कि साफ है, नारी तू नारायणी है और अब सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि विकास की असली ताकत भी बन चुकी है। और आज की इस सार्थक चर्चा में हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के इसी मजबूत मॉडल की और उन बदलावों की जो एक नई तस्वीर गढ़ रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। नारी शक्ति से विकास को नई रफ्तार। नारी तू नारायणी बना विकास का आधार। महिला सशक्तिकरण से बदली प्रदेश की तस्वीर। आधी आबादी बनी विकास की पूरी ताकत। लाडली बहना से आर्थिक मजबूती, मातृ वंदना से सुरक्षित मातृत्व, लाडली लक्ष्मी से बेटियों को सुनहरा भविष्य। पीएम मोदी का नारी शक्ति विजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मजबूत पहल। नारी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि शक्ति, संवेदना और संकल्प का स्वरूप है। नारी तू नारायणी की भावना अब योजनाओं और प्रयासों के जरिए हकीकत बनती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है और मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इस सोच को जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। मां के स्वास्थ्य की सुरक्षा, बेटियों के उज्जवल भविष्य की तैयारी और महिलाओं की आर्थिक मजबूती, इन तीनों स्तंभों पर खड़ा है सशक्त समाज का ये मॉडल। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मातृत्व को संबल मिल रहा है और लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई राह मिल रही है। यानी अब नारी सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि विकास की धुरी बनकर आगे बढ़ रही है। ये हमारी ही सरकार है जिसने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया है। 2029 में लोकसभा के चुनाव से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। 33% बहनें पार्लियामेंट में आकर के बैठे, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने इस दिशा में और आगे कदम बढ़ाए हैं। खास करके 33% जो आरक्षण बहनों को मिल रहा है, इसको हमारी सरकार ने देश में पहली बार हमारा एक राज्य बना जो 35% तक ले गया है। अर्थात 2% भी ज्यादा हमने आरक्षण देने का निर्णय अपने राज्य मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से किया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोहन सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दावा है कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार ने इतिहास रचा है। जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने में मध्य प्रदेश अव्वल है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने और उनके आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सजग है तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर सवाल उठा रही है। देखिए, नारी शक्ति राष्ट्र की आधार शक्ति है और यदि नारी शक्ति का सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी इतना सम्मान करते हैं, ये हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है। और जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने जो इतिहास रचा है, निरंतर जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं उससे मध्य प्रदेश अव्वल है उनका क्रियान्वयन करने में। ये महिलाओं को आत्मनिर्भर सशक्तिकरण बनाने की बात करते हैं, महिलाओं को स्वावलंबन बनाने की बात करते हैं, मजबूत बनाने की बात करते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों में है, जमीनी
हकीकत अगर आप देखेंगे तो आपने स्वास्थ्य को लेकर महिलाओं को आपने क्या काम किया, स्वावलंबन पे क्या काम किया। मध्य प्रदेश की महिलाओं को रोजगार चाहिए, आप उस महिलाओं को संबल दीजिए, आत्मनिर्भर बनाइए, उसके लिए काम करिए। कि झूठे आंकड़े मत परोसिए मध्य प्रदेश की जनता के सामने। सशक्त होती महिलाएं, समृद्ध होता मध्य प्रदेश, यही वो सोच है जो आज जमीनी हकीकत बनती जा रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की भावना को आत्मसात करते हुए महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मातृत्व को संबल, बेटियों को अवसर और महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने वाली योजनाएं आज लाखों जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। यानी नारी तू नारायणी अब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि समृद्ध मध्य प्रदेश की सबसे मजबूत नींव बन चुकी है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो यही है आज का विषय, सशक्त नारी और तेजी से बढ़ता मध्य प्रदेश। इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। प्रियंका दुबे माफ कीजिए, प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीप्ति सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दीप्ति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और के शाइनी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शाइनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया बाद में लूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे मेहमान हैं तो आपसे समझना चाहूंगा, आज जो मध्य प्रदेश सरकार ये बता रही कि देखिए हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमने एक मॉडल पेश किया है, आप कैसे देखते हैं सरकार के इस मॉडल को? क्या ये वाकई सक्सेस है? शाइनी जी, आपसे सवाल है। अच्छा, मुझसे नहीं, देखिए राजेश जी, जो मॉडल है जिसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि वुमेन लेड डेवलपमेंट। अब वुमेन लेड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? वुमेन लेड मतलब जो भी डेवलपमेंट देश में होगा उसका नेतृत्व महिलाएं करेंगी, और नेतृत्व तब कर सकती हैं जब पार्लियामेंट, जब पावर में महिलाएं खुद बैठी हों। तो महिलाएं सिर्फ वो काम ना करें कि जहाँ पे सर्विस वाले काम, बट पावर पोजीशन पे महिलाओं का आना बहुत जरूरी है अगर हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जैसे पार्लियामेंट में अभी आरक्षण की बात चली है 33%, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको 35% मध्य प्रदेश में करने की बात कही है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही सराहनीय कदम रहेगा, और पता नहीं कब तक लागू होगा, ये नहीं पता। चुनाव आ रहे हैं तो इसकी बात चर्चा चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी जल्दी इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, कि बहुत सालों से ये बात चल रही है और उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होने में काफी अटकलें लगी है। कई पार्टीज उसके लिए तैयार नहीं थी, अब पास हो गया है अभी लोकसभा में, अभी फिर भी उसमें काफी जो लीगल प्रोसेस अभी बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो वो है। दूसरा, जहाँ पे भी महिलाओं का जो सशक्तिकरण की बात आती है तो वहाँ पे उनका हेल्थ, एजुकेशन, पढ़ाई से संबंधित और रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज है वो, और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी बात होती है महिलाओं के लिए। जब दिक्कत आती है, जब प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो डिस्टर्ब रहता है, महिला आप उनको अगर वो जॉब भी करना चाहे, रात को भी निकलना चाहे, तो उनके लिए सेफ होना चाहिए सिटी, या पूरा प्रदेश की बात करूं तो वहां पे। और दूसरी हेल्थ की बात करें तो आपको अभी पता, अपने ध्यान होगा कि कुछ 1 महीने पहले की बात है, वहां पे छतरपुर कोई डॉक्टर थे, उन्हें 1 मिनट में एक ये ऑपरेशन करके सारी महिलाओं को जो है वो फ्लोर पे लिटाया हुआ था। तो इस तरह का हेल्थ सर्विस अगर प्रदेश में होगा सवाल तो यही है कहीं कि जो पे भी आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, सरकार आरक्षण दे रही। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं पहले प्रियंका जी से सवाल ले लेता हूं। प्रियंका जी, आपके पास आना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल तो मेरा यही है कि जिस तरह से आप लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश को उसी मॉडल के रूप में आप लोग पेश भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि इसकी वाकई जमीनी हकीकत क्या है? क्या मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति वाकई संतोषजनक है? नमस्कार। इस बारे में मैं अपनी पूरी पैनल को नमस्कार करती हूँ। मेरी मातृशक्ति इसमें जुड़ी हुई है, और महिला सशक्तिकरण की मैं अगर बात करती हूँ तो ये बात बिल्कुल सत्य है, और बिल्कुल निर्भयता से मैं ये बात कहूंगी कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। किसी भी चीज के लिए परफेक्शन, एक आइडियल स्टेज तक जाने के लिए जरूरी होता है
एक स्पष्ट विजन, एक स्पष्ट लक्ष्य होना, एक मजबूत नेतृत्व होना और एक स्थिरता के साथ और विश्वसनीयता के साथ और दृढ़ता के साथ उस कार्य के लिए करने के लिए क्रियान्वयन करना। सरकार का जब विजन बिल्कुल क्लियर होता है, मजबूती और तटस्थता के साथ जब हम उस कदम को उठाते हैं, तो आप देखते हैं कि जमीनी स्तर पर हर एक नैरेटिव सेट होना, नैरेटिव बदलना शुरू होता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं बताऊंगी, एक लिंगानुपात और भ्रूण हत्या को लेकर के। एक समय था जिस समय बहन जब बिटिया जन्म लेती थी तो कहा जाता था कि अरे बेटी हुई है, और आज हम ये कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, लाडली लक्ष्मी का आगमन हुआ है। तो ये नैरेटिव चेंज करने की बात है। जब लाडली लक्ष्मी योजना लाई गई, जब जमीनी स्तर पर उसको उतारा गया, हर व्यक्ति को उससे कहीं ना कहीं अर्थ को जोड़ा गया, थोड़ा लाभ दिया गया, उसका परिवर्तन जब हुआ तो भ्रूण हत्या जैसे एक जघन्य अपराध से मध्य प्रदेश में, अगर हम बात करें, लिंगानुपात में परिवर्तन देखा गया। इसके बाद हम जब दूसरे स्तर पे बात करते हैं, जो सरकार की बात करते हैं, मेरी बहन बहुत, मैं थोड़ा सुन पाई कहानी बहन को, बहुत सुलझी हुई महिला है और बहुत अच्छे से अपने विषय को समझा पाती है, तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि कुछ चीजों को सरकार का कार्य होता है, उस चीज को समझना, उस प्रदेश की समस्याओं को समझना, उसके अनुसार किस तरीके से परिवर्तन समाज में लाए जा सकते हैं, उसके लिए कार्य करना। जब बहनों की शिक्षा को लेकर के चिंता की गई तो सबसे पहले 14 वर्ष तक की बिटियाओं के लिए और सभी के लिए शिक्षा को अनिवार्य रूप से किया गया, निःशुल्क शिक्षा का प्रोविजन किया गया। उसके बाद बेटियों को मेधावी छात्र छात्राओं के माध्यम से स्कॉलरशिप्स दी गई, जो दूर रहती थी बिटिया उनको साइकिल दी गई, और जो मेधावी छात्र छात्राएं उनको लैपटॉप और स्कूटी देकर के प्रोत्साहित किया गया, ताकि शिक्षा को लोग समझे, उसके महत्व को समझे और किसी भी तरह से शिक्षा को कंटिन्यू करें। उसके बाद बहनों की बात आती है, ये बात बिल्कुल कड़वा सत्य है कि जब तक आप आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं होते हैं, स्वावलंबी नहीं होते, आत्मनिर्भर नहीं होते, समाज में आपको वो स्थान नहीं मिल पाता सम्मान का जो आपको चाहिए होता है। तो उसके लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसके बाद आज आप देखोगे, ये चीज ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, जब से स्टाम्प ड्यूटी में 2% का बेनिफिट की बात आई है, तो आज मकान की रजिस्ट्री हो, दुकान की रजिस्ट्री हो, जमीन की रजिस्ट्री हो, आप देखिए माता बहनों के नाम से होना शुरू हो गई। ये तो ये एक तरीके से एक काल्पनिक लगता था, महिलाओं के नाम से कहीं भी प्रॉपर्टीज नहीं होती थी, दिक्कत आती थी। आज आप देखिए जमीनी स्तर पर भी इसका, आप चाहे वो कोई भी लालच हो, या हम कह सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी में प्रॉफिट की बात कर लीजिए, क्योंकि उनको लगता है कि हमें लाभ होगा, तो आज प्रॉपर्टीज खरीदने की जो शुरुआत है वो बहनों के नाम से हो गई। स्टार्टअप्स को देखिए, सब्सिडीज के लालच से कह लीजिए, चाहे किसी भी लालच से कह लीजिए, आज सब्सिडीज मिलती है तो बहनों के नाम से स्टार्टअप्स भी शुरू होते हैं, उद्योग भी शुरू होते हैं, और कहीं ना कहीं बहनों को वो स्वावलंबन मिल रहा है। आज नहीं तो एक जमाना ये था कि घर से बहनों को जब निकाल दिया जाता तो उसके पास कोई आश्रय नहीं होता, निराश्रित हो जाती थी, परेशान होती थी, और जमीनों के, मैं खुद वकील हूं, आप मानेंगे नहीं, मेंटेनेंस के केस लड़ते लड़ते काफी समय हो जाता था, बहनों को कोई लाभ नहीं। लेकिन जब से प्रॉपर्टी और हर एक चीज में उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी बढ़ी है, तो आप सोचेंगे इस प्रकार के क्राइम पर भी प्रतिबंध हुआ है, अंकुश लगा है। लेकिन तो मैंने फिर कहा कि थोड़ा है और थोड़ी की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और ये पूछ रहा हूँ कि चलिए ठीक है, आप लोग आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं, और जो आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की और जो बढ़ावा दिया है, लिंगानुपात में भी कभी देखने को मिल रही है, सारी चीजें मानने को हम तैयार हैं। नगद राशि देना, आर्थिक सहायता मुहैया कराना, क्या ये सिर्फ काफी है, या फिर जमीनी स्तर पर यदि देखा जाए तो वो अपराधी जो आज भी महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं उनके अंदर डर पैदा होना चाहिए, ये जरूरी है। क्या महिलाओं को समय पर न्याय मिल पा रहा है? देखिए, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से केस की प्रोसीडिंग्स में बहुत परिवर्तन आए हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। आज अगर हम देखते हैं तो जो एक बहुत लिंगर्ड जस्टिस एज अनजस्टिस इक्वल टू अनजस्टिस होता था, बट आज उसके ऊपर भी अंकुश लगाई गई। इसके बाद जो मैं कहती हूँ त्वरित न्याय में, तो बुलडोजर जैसी कार्रवाइयां करके भी एक भय पैदा करने की कोशिश की गई है, और ऐसे बहुत से केसेस है। आज आप देखिए कि अपराधी को पहले तो गायब ही रहता था, ये बात बिल्कुल कटुता के साथ कहूंगी कि अरेस्ट ही नहीं होता था, बट आज अरेस्टिंग होती है, उनको जस्टिस के लिए बहुत जल्दी कोशिश की जाती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में प्रोसीडिंग की जा रही है। वन स्टॉप सेंटर्स के माध्यम से करीबन 1.5 लाख से ज्यादा मामलों में
महिलाओं को मानसिक और शारीरिक, और अगर हम बात करते हैं कानूनी अधिकारों के तौर पर, उनको वहां पर भी जो महिलाओं को सहायता प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो सीएम हेल्पलाइन से, महिला हेल्पलाइन के माध्यम से क्विकली उनके पास में फैसिलिटेट किया जाता है। अगर महिलाओं को परेशानी है, संपर्क किया जाता है और जो वहीं पर उनके स्थान पर जो है वो न्यायिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है, और पुलिस हेल्पलाइन के माध्यम से भी कोशिश की जाती है जस्टिस की। तो हर जगह पे सरकार खड़ी है, साथ में खड़ी है, दिक्कत कहीं नहीं है। परंतु मैं वही कहती हूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से ही आज हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। अब कुछ कदम महिलाओं को भी बढ़ाने होंगे अपने अधिकारों के साथ में और अपने कर्तव्यों के साथ। निश्चित तौर पर। चलिए मैं विपक्षी प्रतिक्रिया भी यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ दीप्ति जी आ गई हैं। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप थोड़े लेट हो गए, लेकिन ये सवाल आपसे है कि देखिए, सरकार नारी शक्ति के विकास की नई रफ्तार की बात कर रही है और मध्य प्रदेश इसमें अग्रणी है, और मध्य प्रदेश में नारी सशक्तिकरण का एक मॉडल पेश किया जा रहा है। हालांकि आप विपक्ष में हैं, खामियां ही निकालेंगी, क्या कहेंगी आप? आप योजनाएं बनाते हैं, बजट बड़े बड़े रखते हैं, और उन बजट का जो लाभ एक्चुअल में बहनों को प्रदेश की मिलनी चाहिए, बात आप सशक्तिकरण की कर रहे हैं। मैं आज पेपर में देख रही थी कि महिला सशक्तिकरण के जो फंड है उसको सड़क नल जल में खर्च कर दिया, और सरकार तर्क देती है कि महिलाओं का समय बचेगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या है कि 15 साल की आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। क्या महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी? क्या आप नल तक नहीं दे पाए उनको? एक बात। दूसरी बात खामियों की नहीं है या आरोप लगाने की नहीं है, बात यहाँ होती है महिला सुरक्षा की, महिलाओं के सम्मान की, और महिलाओं की जो योजनाएं हैं क्या उनका हक उनको मिल रहा है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने या भाजपा के तमाम नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए कि शिवराज सिंह जी ने भी कहा था, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि महिलाओं को, लाडली बहनों को 3000 दिए जाएंगे। आज 1200 से 1500 तक वो सीमित है, और वो भी कुछ को ही मिल रहा है और कुछ को नहीं मिल रहा। और वही महंगाई के मार आप देखिए, जो 3000 उनको मिलना चाहिए वो 3000 सरकार उनसे वसूल रही है। वहां उनसे महंगाई, सिलेंडर महंगा है, दूध महंगा है, पढ़ाई का खर्चा महंगा है, हर चीज महंगी है। आज महंगाई के आग में धकेल दिया है। मतलब एक तरीके से आप छल कर रहे हो। योजनाओं के नाम पे अंबार है, बजट आप दिखाते हो, आवंटित करते हो, अपने प्रचार प्रसार में, अपनी इमेज बिल्ड करने में, इनमें खर्च करते हो। अब अगर हम बात करें महिला सुरक्षा की, तो महिला सुरक्षा की मेरी बहन अभी बोल रही थी कि हम उनके साथ हैं और महिलाओं को भी इस पे आवाज उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए। महिलाएं तो अपनी सुरक्षा की आवाज उठाई नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के लोग जब टीवियों पर आकर, चैनलों पर आकर जब ऐसी बातें करते हैं तो बड़ा दुख होता है। और इस बात से और दुख होता है कि आप महिला नेत्री हैं भाजपा की, आपको तो महिलाओं के लिए स्पष्ट बात करनी चाहिए। आपको मैं ऐसे, अगर मैं अभी नाम गिनाना शुरू करी तो लिस्ट छोटी नहीं पड़ेगी, समय खत्म हो जाएगा। आप अगर देखिए तो भाजपा के तमाम ऐसे नेता हैं जो महिला अपराध में लिप्त है। चलिए, आप कुलदीप सेंगर को देखिए, आप ब्रजभूषण को देखिए, इससे कोई अछूता नहीं, किसी सब पर आरोप लगे। आपके नेताओं की फहरिस्त भी है मेरे पास, लेकिन मुझे ये बताइए, विपक्ष, सुनिए मैडम, सुनिए दीप्ति, मैंने आपको सुना, धैर्यपूर्वक सुना, आपको धैर्यपूर्वक सुना, आप सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए दीप्ति, गलत बात बोल रही हूँ, सुन तो लीजिए। महिलाओं की सुरक्षा पे बात तो की जाएगी, मैं बिल्कुल करिए, मैं यही तो सवाल है मेरा। अभी आप आर्थिक मुद्दे पे आए, मैंने भी आपसे यही कहा था कि न्याय ज्यादा जरूरी है या सीधे सीधे आर्थिक सहायता मुहैया कराना, ये ठीक है। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं, मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या महिलाओं के ऊपर राजनीति करना, एक मिनट, क्या राजनीति ही काफी है या आपके पास भी इसके लिए कोई रोड मैप विपक्ष के तौर पर आप लोगों ने तैयार करके रखा है? क्योंकि देखिए, सरकार में जो बैठा है उस पर आरोप लगाना आसान है, उस पर आरोप लगाना आसान है। मैं उन राज्यों की भी बात कर सकता हूं, सुन लीजिए दीप्ति जी, जहां पर आपकी सरकारें रही हैं या फिर आपके समर्थन से सरकारें चली हैं, वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति रही है, आप बताएंगे? ऐसा नहीं है, अगर कोई सरकार में है तो आप सिर्फ आरोप लगाए, आप रूट मैप बताइए। नहीं, आप रूट मैप क्या होता है? यही रूट मैप होता है कि महिलाओं की सुरक्षा पर विपक्ष में होने के नाते हम आवाज उठा रहे हैं, हम उनके हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार मुंह में दही जमाकर बैठी रहती है जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, और बड़े बड़े आडंबर करती है।
विपक्ष में इंसान यही करेगा ना, विपक्ष के नाते आवाज उठाएगा ना, यही तो लड़ाई शायद करेगा ना। विपक्ष की यही भूमिका होती है दीप्ति जी, प्रियंका जी, यही भूमिका निश्चित होती तौर पे हम है। यही कर प्रियंका रहे जी हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन विपक्ष की यही भूमिका होती है, आप यही तो करेंगे। हम यही तो चाहते हैं कि आपका क्या रूट मैप है। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है तो उतरिए आप। सरकार मैं के वही सर बात पर तो बैठकर कह रही हूँ, काम मैं करवाने वही की बात तो बोली, जिम्मेदारी महिलाएं विपक्ष की ही होती है। तो नहीं है। प्रियंका जी ठीक, हाँ दीप्ति जी, आप शायद लेट जुड़ी तो आपने मेरा स्टेटमेंट सुना नहीं पूरी तरीके से। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। मैंने किसी भी चीज को परफेक्शन पे कभी नहीं लेके गई, क्योंकि राजनीति मेरे लिए दूसरा विषय है, पहली महिला का अधिकार। और यही चीज हमारी सरकार भी कहती है कि जहां पे कम है वहां पे करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज मैं बहुत अच्छे से ये बात कहूंगी कि दुख तो उस समय होता है जब महिला नेत्री होकर के कोई कहे रेप इज कॉमन। रेणुका चौधरी जी का ये बयान आप भी याद कर लीजिएगा, ये महिला का ही द्वारा महिला के लिए दिया गया बयान। आप आज बात कर रही थे नेताओं की, तो मैं अभी आपको फिर कह दूंगी कि जब राष्ट्रपति के तौर पे जब महिला मनोनीत होती है तो उनको भी अपमानित करने में विपक्ष पीछा नहीं रहा। प्रतिपक्ष नेता ने किस प्रकार की उनके ऊपर टिप्पणियां की वो मैं यहाँ रिपीट करके समय बर्बाद नहीं करना चाहती। परंतु जब 33 नारी वंदन अधिनियम लाया गया, 33% पे उसको लागू करने के लिए हम जब बात कर रहे हैं तो उसका कारण यही है कि महिलाओं के द्वारा महिला के हित में जब महिलाओं के लिए कदम उठाए जाएंगे तो वो ज्यादा सुरक्षित होंगे, ज्यादा संरक्षित होंगे और एक एक के अधिकारों को हम जैसी बहनें समझ के रख पाएंगे। परंतु जब हम भी दलगत राजनीति में उलझ जाएंगे तो शिकार होना सुनिश्चित है। पहले बात निश्चित कीजिए तौर अपने पे मैं अधिकारों आपसे की। यही और कहना दूसरी बात, चाहती हूँ कि दूसरी आप बात मैं आपको जिस फिर अभी तरीके बता से देती अपनी बात फिर रख मैं रही आपने हैं, राजनीति शुरू कर आप- दी, दीप्ति जी, फिर आपने राजनीति शुरू कर दी। आप महिलाओं की सुरक्षा पे बात करिए, आप सिर्फ उस बात को मत करिए कि हम आपके समय पे क्या हुआ था। आप लोगों का काम ही है पुरानी बात करना। ने क्या किया, आप उस पर बात कर लीजिए, जवाब आप दीजिए। पुरानी बातों को ही चलिए, बताइए, ठीक क्या- आइटम कहा, बात ठीक है, कर ठीक है। लीजिए, प्रियंका इसके जी, ऊपर दीप्ति जी, जीतू पटवारी जी ने माफी सारी चाहूंगा, बहनों को दारू समय पीती हुई समय नशेड़ी समय बताई। देखिए, ये खत्म, अगर मैं- समय खत्म होता है। मैं- आप दोनों से माफी चाहूंगा। ठीक है, प्रियंका जी, दीप्ति सिंह जी और शाइनी जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जा रही है और सरकार ये दावा कर रही है कि हमने महिलाओं के सशक्तिकरण का एक मॉडल जो है वो मध्य प्रदेश में पेश किया है। कई ऐसी सुविधाएं हैं जो महिलाओं को दी जा रही हैं जो कि एक मिसाल बन रही है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है कि क्या वाकई महिलाएं सशक्त हो रही हैं? जो आर्थिक मदद सरकारों की तरफ से महिलाओं को पहुंचाई जाती है, क्या यही महिला सशक्तिकरण का एक सही पैमाना है? एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही और आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।